यार तो आज जो है शैक्षिक नेतृत्व के ऊपर थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा इससे कनेक्ट हो जाएंगे। शैक्षिक नेतृत्व जो है इसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं, देखिए, है ना। तो एक अवधारणा है कैसी, पुरानी अवधारणा, है ना, और एक नई अवधारणा है। तो पुरानी अवधारणा क्या कहती है कि ये कैसी योग्यता है, एक जन्मजात योग्यता है। कैसी योग्यता है? जन्मजात। ये बोलता है कि एक आदमी नेता ही पैदा होता है ना। जन्मजात का मतलब वो इनेट क्वालिटी है उसकी, और वो उसकी एक मतलब अनोखी पावर है जो उसके जन्म से जुड़ी हुई है। और ये आदमी जो जन्म से जो नेता है, ये क्या करता है, यह लोगों का मन मस्तिष्क पढ़ सकता है। ऐसे कहते हैं कि यह लोगों का मन मस्तिष्क पढ़ सकता है। लेकिन आधुनिक जो इसकी अवधारणा है वो क्या कहती है कि यह कैसी योग्यता है, एक व्यक्तिगत योग्यता है। और व्यक्तिगत योग्यता है किस चीज़ की? ये प्रबंधन की योग्यता है। और क्या करती है, ये निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह क्रिया करने की योग्यता है। ठीक है ना। तो ये जो आधुनिक अवधारणा है, दोनों बातें पूछी जा सकती है कि जन्मजात योग्यता है, सही बात है, या व्यक्तिगत योग्यता है, सही बात है। ये व्यक्तिगत योग्यता है। और कैसी योग्यता है? ये प्रबंधन की योग्यता है। और कैसी योग्यता है ये? जिसमें क्या किया जा सकता है, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह क्रिया की जाती है। ठीक है ना। तो नेतृत्व में समूह क्रिया की जाती है। एक लक्ष्य निश्चित होता है, किसका? नेता का भी और उसके अधीनस्थों का भी। ये याद रखना आप, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से प्रबंधन की योग्यता है आधुनिक अवधारणा के हिसाब से। ठीक है जी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसके बाद है इसके कार्य क्षेत्र। देखिए कार्य क्षेत्र में क्या होता है। और हाँ, यहाँ पे किनारे पे मैंने लिखा हुआ है गुण नहीं व्यवहार। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि नेता बनना एक गुण नहीं है, एक व्यवहार है। आदमी मतलब वही नेता है जिसके व्यवहार में नेता मतलब नेता के गुण हैं। ठीक है ना। उसके गुण में नहीं, उसके व्यवहार से पता चलता है कि वह एक प्रभावी नेता है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यह एक गुण नहीं है, यह एक व्यवहार है। जो आदमी व्यवहार करेगा नेता की तरह, वह नेता कहलाएगा। दूसरी बात, नेता के लिए मैंने अभी क्या कहा कि वह कोई भी बन सकता है, किसी समय परिस्थिति विशेष में भी बन सकता है, और ट्रेनिंग देने से भी नेता बन सकता है। मतलब अगर ट्रेनिंग दी जाए तो कोई आदमी नेता बनाया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे हम आर्मी में क्या देखते थे कि हमारे को वहाँ पे ऑफिसर्स के लिए OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और कभी कभी वो आदमी को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम तो ओरिजिनली ऑफिसर हो लाइक क्वालिटीज़ नहीं है तुम्हारे पे। जबकि हम प्रबंधन और ये सब चीज़ें सीखते हैं, मैनेजमेंट के गुण सीखते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए नेता जो पुरानी डेफिनेशन है उससे अलग अब नेता बनाए जा सकते हैं, नेताओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग से नेता का नेतृत्व का गुण बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए कार्य क्षेत्र में ये क्या कह रहा है, क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं इसके। शैक्षणिक क्रियाओं हेतु उद्देश्य बनाना, मतलब ये एक क्या प्लानिंग बनाएगा, उद्देश्य बनाएगा, उसके ऊपर नीति बनाएगा, उसके लिए काम करने की एक SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगा, एक ढांचा और ढांचागत व्यवस्था बनाएगा। उस सारी चीज़ों को संचालन करने के लिए प्रभावपूर्ण संचालन की भी स्किल्स इसके अंदर होंगी, और जो इसके पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके प्रयोग करेगा ये महत्तम स्तर तक जा कर के। और साथ ही साथ विशेषज्ञों का ये क्या करता रहेगा, सहयोग लेता रहेगा। विशेषज्ञों का भी सहयोग लेता रहेगा। किसी के अंदर कोई विशेषता देखेगा तो उसको उस रूप में उपयोग में लेकर के आएगा ये नेता। ठीक है ना। नेता का मतलब खुद काम करना नहीं है। हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर से, मतलब निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह क्रिया है। तो समूह की क्रिया होगी, इसलिए विशेषज्ञों को भी यूज़ करेगा, ये संसाधनों को भी उपयोग में लेकर के आएगा। लेकिन उन सबको कैसे यूज़ करेगा? ऐसा नहीं कि सबको लगा दिया और एक छोटे से काम के पीछे और सारे स्कूल में जो है बच्चे इधर उधर घूम रहे। ऐसा होगा कि कोई इवेंट हो रहा है तो बच्चों को मैनेज भी करना है साथ साथ, और ऊपर से कोई क्रिया हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसको भी निर्वहन करना है। इसके बाद आप आगे आइए, इसकी कुछ सर्वमान्य क्या है, डेफिनेशन है इसकी। ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन कैसी होती है, इससे इसके सारे के सारे मैंने बोला कि गुण प्रदर्शित होते हैं। मतलब किसको नेता कहोगे आप, तो नेता समूह के सदस्यों का उत्साहवर्धन, मतलब कौन होगा, जो उत्साहवर्धन करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सहयोगपूर्ण मैत्रीपूर्ण तरीके से लक्ष्य प्राप्त करता है। देखिए डेफिनेशन मैंने स्वयं बनाई है, ये जो परिभाषा है ये मैंने बनाई है और स्वयं बनाई है, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना है, इस परिभाषा के अंतर्गत मुझे सारे के सारे गुण दिखाने एक नेता के। तो कौन कौन से गुण बताने जा रहे हैं हम लोग, इसमें बताया जा रहा है उत्साहवर्धन का गुण,
आत्मविश्वास बढ़ाने का गुण, सहयोगपूर्ण मैत्रीपूर्ण तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने का गुण। तो ये होगा एक नेता का गुण। इसको आपने ध्यान रखना है। ये कि कोई किसी भी रूप में वो प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रमुख गुण है। तो ये 3 प्रमुख गुण हैं, बाकी अन्य भी गुण हैं। प्रबंधन का गुण भी इसका ही गुण है। अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई ढांचा बनाने का और जो संसाधन है उसका उपयोग करने का, लेकिन ये इसके 3 मुख्य गुण हैं। जब मुख्य गुण करके आ जाएगा और आंसर उसका एक ही होगा, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, याद रखना। और मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि ये सबसे अधिक परिभाषाओं में इन गुणों की चर्चा हो रही थी। आगे आप आइए। अब यहाँ देखिए, प्रबंधन और नेतृत्व में एक हल्का सा अंतर भी है, ठीक है ना। प्रबंधक जो क्या बोलेंगे हम उसको, मैनेजर, और नेतृत्व मतलब जो नेता है, जो लीडर है, इनमें एक हल्का सा अंतर भी है। हालांकि कुछ समानताएं हो भी सकती हैं, लेकिन अगर अंतर की दृष्टि से देखें तो एक प्रबंधक जो इस समय जो स्थितियां हैं उसको प्रबंधन के लिए मतलब अल्पकालीन विचार करने के लिए वो होता है, जबकि नेता जो होता है वो दूरदर्शिता होती है, उस पर वो आगे की बात सोच करके बात ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। उस पर दूरदर्शिता देखने को। प्रबंधक जो होगा वो उसका नियंत्रण ज़्यादा होगा, वो नियंत्रक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नेतृत्वकर्ता जो होगा वो नवाचारी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से नेतृत्व में सृजनात्मकता का और प्रेरणादायी का गुण भी आएगा, ठीक है। जबकि प्रबंधन में नियोजन का गुण आएगा, प्लानिंग का गुण आएगा, और कागजी कार्य और नियामक का मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस के गुण आएंगे किसके अंदर, प्रबंधन के और प्रबंधक के अंदर। तो इन दोनों बातों का डिफरेंस आप देख लेना, जरूर ये प्रश्न पूछे जाने वाले की कैटेगरी में है। इतना अच्छा प्रश्न है कि जरूर कन्फ्यूजन के लिए इस प्रश्न को देगा वो किसी भी रूप में आपको। अब आप इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं देख लीजिए। हमें पहले से भी अनुभव है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि यह परिभाषा किसने दी है, या फिर अगर मैंने इसमें टेमनबाम नाम लिखा हुआ है, रॉबर्ट टेमनबाम, तो इसने किस बात को नेतृत्व का एक विशेषता बताई है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी 2 डेफिनेशंस, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैंने यहाँ पे कोट की हुई है। एक है रॉबर्ट टेमनबाम की, जो नेतृत्व किसी परिस्थिति में विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशिता का प्रभाव है, निर्देशित करने का प्रभाव है। तो नेतृत्व क्या है, किसी परिस्थिति विशेष में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशित करने का प्रभाव है, इसको नेतृत्व कहते हैं। ये रॉबर्ट टेमनबाम को ही हैं, उनके तरफ से दी गई है। इसके अलावा एक और देखिए आप, ये कुंटज और डॉनेल, ये नाम है इनका, इन्होंने दिया है समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करना नेतृत्व है। लोगों को प्रभावित करना समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं, ये कुंटज इसने बोला है, कुंटज डॉनेल, इन दोनों ने मिलकर के बोला है कि समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करना नेतृत्व है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आता है, एक टेरी करके हैं, जॉर्ज टेरी, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही है कि नेतृत्व के लिए उसने बोला है कि ये एक ऐसी क्रिया है कि यह व्यक्तियों को अपनी इच्छा से समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस बात को ध्यान रखना, अपनी इच्छा से लोगों को एक समूह में काम करके कुछ समूह के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये किसने कहा है, ये टेरी ने, जॉर्ज टेरी ने समूह में, ठीक है ना, समूह के उद्देश्यों की चर्चा की है। जबकि टेमनबाम ने किसकी है, ये किसी को विशेष परिस्थिति में और क्या करना है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशित करना है। जबकि कुंटज ने क्या कहा है, समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करना, ये नेतृत्व है। अब नेतृत्व के बारे में 2 बिंदु डिस्कस कर लेते हैं। वैसे चाहे नेतृत्व हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे सुपरविजन हो, ये सब चीज़ों में क्या है, इसके अंदर ये दोनों फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्या देखने को मिलेंगे, इसमें कला भी, ये कला भी है और ये विज्ञान भी है। कला कैसे है, ये कला ऐसे है कि परिस्थितियों को पहचानना एक कला है। अब इस समय ऐसे नेतृत्व क्षमता की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये पहचानना एक कला है, एक कलाकार है जो कि ये जानता है कि इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। और विज्ञान क्या है, ये कब क्या कैसे करना है, इसको क्या कहेंगे, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है ना। तो नेतृत्व के अंदर ये दोनों दृष्टिकोण जब तक नहीं रहेंगे तो प्रभावी नेतृत्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप देखना प्रश्न में ये भी आ रहा है कि प्रभावी नेतृत्व के ऊपर बहुत जोर देते हुए प्रश्न हो रहे हैं कि प्रभावी या नेतृत्वता का प्रभाव कब बढ़ेगा या प्रभावी नेतृत्व कब पैदा होगा। इन बिंदुओं को ध्यान रखना आप। इसके बाद नेतृत्व में कभी कभी कैसी कैसी परिस्थिति आ जाती है, 2 परिस्थितियों के बारे में चर्चा हो रही है। एक, कभी तो नेतृत्व किस तरीके का है, ये नियमबद्ध और
तर्कपूर्ण है और स्पष्ट भी हो जाता है। कभी कभी कैसा होता है नेतृत्व, नियमबद्ध भी होता है, तर्कपूर्ण भी होता है और स्पष्ट भी हो जाता है। इसको यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है ना। और कभी कभी ये क्या है, भावनाओं द्वारा संचालित होता है, ठीक है ना। कभी कभी जैसी भावनाएं हैं लोगों की, उसके प्रति नेता को करना पड़ता है। कभी कभी आदमी को नियम के हिसाब से, तर्क के हिसाब से और स्पष्ट दृष्टिकोण रखना पड़ता है। तो नेतृत्व की दोनों की दोनों परिस्थितियां जन्य क्या हैं, विशेषताएं हैं। परिस्थितियां जन्य विशेषताएं कहा मैंने, और मैं आपको कह रहा हूं जैसे ये भावनाओं द्वारा संचालित होना, ये इसका एक कैसा गुण हो गया नेतृत्व का, सामाजिक अवधारणा हो गई, सामाजिक गुण हो गया, सामाजिक अवधारणा हो गई, ठीक है। एक एक बात को आप ध्यान से समझिए। अगर डेप्थ में प्रश्न पूछने की नौबत आती है और पेपर सेटर ऐसा प्रश्न ढूंढ लेता है, तो जब तक आप इस डेप्थ में जाकर के इसको छान करके नहीं पढ़ रहे होंगे, तब तक आप इतने प्रभावशाली उत्तर देने से चूक जाएंगे। इसके बाद आप शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा मुझसे समझ लीजिए। शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति कैसी होती है, इसको भी कुछ मतलब भागों में बांटा गया है शैक्षिक नेतृत्व, क्योंकि हम तो टीचिंग से ही रिलेटेड पढ़ना चाहिए ना हमें। तो समूह क्रिया है, ये तो हमने पहले बता दिया, पर समूह क्रिया का क्या मतलब है। समूह का मतलब इसमें नेता भी जुड़ेगा, सहयोगी को भी कनेक्ट होना है और वातावरण भी उसके अनुसार बनाया जाना है। मैंने अभी क्या कहा, अभी ढांचा का निर्माण करना कहा ना बीच में, तो ढांचा का निर्माण करना वो भी जरूरी है। नेता का होना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नेता ही तो लीड करेगा और साथ साथ अधीनस्थ या सहयोगी भी तो होने चाहिए इसके। तो इसलिए इसको एक समूह क्रिया, मतलब इन तीनों को जोड़कर ही तो समूह ने बनना है। समूह में सभी को उत्साहित भी रहना है और कपटी व्यवहारों को नियंत्रित करके रखना है। ये इसके अंदर समूह तब जाकर के काम करेगा। दूसरी बात बोलें, अगर दूसरी प्रकृति बोलें इसकी, तो यह है प्रतिनिधित्व की। भाई अब नेता है तो प्रतिनिधित्व तो करेगा ही, ठीक है ना। तो ये कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, कर्मचारियों का। और इसमें एक लिखा हुआ मैंने, एक संयोजक कड़ी है। तो किसके बीच में कड़ी है, मान लीजिए प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल किसके बीच में कड़ी है, शिक्षा विभाग के और शिक्षकों के बीच में कड़ी है। अरे भाई मैं प्रिंसिपल जो है वो एक कड़ी है ना, दो के बीच में कड़ी है ना। वो बच्चों के पेरेंट्स के और टीचरों के बीच में कड़ी है। बच्चों के और टीचर के बीच में तो कड़ी नहीं हो सकता वो, पर बच्चों के पेरेंट्स के और टीचर के बीच में कड़ी है। तो ये एक क्या है, कड़ी है, आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद आप तीसरी कंडीशन में देख सकते हैं, परामर्श देना। तो उपयुक्त परामर्श देने वाले को ही क्या कहेंगे, नेता कहेंगे। नेता ऐसा नहीं है मेरा काम निकल जाए भाई तब तुम घर में जाके परेशान। वो अगर आपके घर में भी कुछ दिक्कतें हैं तो उसकी परेशानियों को सुनना और बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना है, उपयुक्त परामर्श देना है। आप याद रखिए, एक नेता ऐसा नहीं है जो कि क्या कहे, जो केवल और केवल क्या करें, आपको आपसे अपना काम निकाले, बल्कि एक नेता वो है जो कि आपको ऐसे परामर्श भी दे कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हें छुट्टी में जाना ही है और फिर तुम जाओगे तो तब तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही है, तुम्हें शनिवार को वापस आना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक दिन बाद से चले जाना ताकि तुम्हारा संडे शनिवार दोनों जुड़ जाए। भाई इस तरीके के परामर्श देना कोई, तब तो जाकर के उसको नेता बोलेंगे। वरना नेता ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरा तो आज काम निपट गया, अब तुझे कल जाना तो कल चले जा, ऐसा नहीं होता। नेतृत्व क्षमता के लिए आपकी उदारता भी आपकी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। और मतलब आप लोगों की वेलबींग के लिए सोचोगे, लोग तभी तो सेटिस्फाइड रह करके आपके यहाँ उत्साह से काम करेंगे। आप सीधी बात सोचो ना, किसी के घर में मुसीबत आ रही है और आप उसको ज़बरदस्ती बांध करके रख लो कि भाई पहले तो यहाँ पे अपना काम करके निपटा करके जा, तो वो तब ना वो उस काम को करेगा, ना वो बेचारा अपना घर देख पाएगा। एक बात समझ रहे हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, शक्तियों का उपयोग करना। अब आपको पता है कोई नेता है तो उसके पास शक्तियाँ भी होती हैं, और शक्तियाँ होंगी तो उसको उपयोग भी किया जा सकता है। अब उपयोग कैसे करना है, या तो अधीनस्थों को दबाने में करना है और या फिर अधीनस्थों को सहायता देने में करना है उस शक्तियों को। तो अब आप समझ लीजिए, एक मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं मतलब मेरे अधीनस्थ हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि तो चिट्ठी लिख करके दे दूँगा, भैया तुम्हारे को तुम इसमें एक्सप्लेनेशन दो। और हो सकता है कि मैं अपने अधिकारों का उपयोग करके थोड़ा उसको कहीं पर रिलैक्सेशन भी दे दूँगा। तो इस तरीके से क्या करना सही रहेगा, नेताओं को के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिसका उपयोग कर उसे अधीनस्थों से आज्ञा और आदेशों की इच्छापूर्वक पालन कराना है। मतलब उसको अपनी आज्ञा और आदेश जो हैं उसका पालन तो कराना है, लेकिन उनकी इच्छापूर्वक पालन कराना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है उसकी इच्छा को भी शामिल करवा देना है उसमें। ये हमारी शक्तियों का प्रयोग हुआ या उपयोग हुआ। अब समय का सदुपयोग है ना, समय का सदुपयोग करना तो एक प्रबंधक का काम है ना। तो एक प्रबंधक भी एक नेता समय प्रबंधन हेतु क्या कर सकता है, जैसे टीचर को बोलेगा कि तू भाई चार्ट ले जा, तकनीकी का यूज कर, सूची का उपयोग कर,
ठीक है ना, जिससे उत्पादकता बढ़े। अब हमारी उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है टीचर की उत्पादकता तो इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ सकती है ना, टीचिंग लर्निंग एड्स से बढ़ सकती है। तो वो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करे। भाई अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप टीचर को जाकर के बोल सकते हो कि भाई आप देखिए थोड़ा बहुत या तो चार्ट वार्ट खुद भी बनाओ, बच्चों से भी बनवाओ, कुछ खरीदने की छोटी मोटी क्रय करने की सामग्री है तो मुझे बोलो, मैं खरीद के लेके आऊँगा। तो इस तरीके से वो क्या करे, समय का सदुपयोग कराने के लिए कुछ प्रभावशाली ये बनाए, ठीक है ना, प्रबंधन करे। और इसके बाद डाटा हो, फैक्ट हो, एनालिसिस हो, इससे प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये समय का सदुपयोग करने के लिए जरूरी है एक नेता को। प्रभावी कार्य, अब प्रभावी कार्य कैसे देखो, अगर किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि काम एक दूसरे पे टालेंगे। वो कहेगा भाई तू कर, वो कह रहा है तू अपने को बहुत प्रिंसिपल बन रहा तू कर, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल के होने से प्रभावपूर्णता होती है, ठीक है ना, प्रभावी कार्य होता है। तो प्रोत्साहन से श्रेष्ठता मिलती है। अब देखो जो हमारे साथी के संबंधित टीचर को प्रिंसिपल बना दिया तो वो यार वो क्या कैसे किसी को कहेगा अरे भाई जी बहुत बढ़िया तैयारी करो, तुम प्रिंसिपल बनो। वो कैसे बनेगा, बोलेगा किसी को, खुद तो प्रिंसिपल नहीं बना हुआ है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल बनने के लिए उसको अपने आप भी ट्राई करना है ना। तो अब इसीलिए मतलब एक परमानेंट प्रिंसिपल का होना है एक मतलब एक अलग चीज़ है। जब आदमी स्वयं से ही उस परिस्थिति से घिरा हुआ सोचो तो वो दूसरे लोगों के लिए उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब वो चाहेगा भी तब भी उस बेचारे को, मतलब उसकी अपनी भी सीमाएं है ना। तो इसलिए प्रिंसिपल का होना उससे ही प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना। तो एक प्रभावी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने का जो गुण है वो नेतृत्व नेता का गुण है। नेता वो होगा जो स्वयं तो अपने आप कम से कम उस जीव जंजाल से बाहर होगा। तो प्रोत्साहन करना, घुलना मिलना, देखो प्रभावी कार्य के लिए क्या होना, घुलना मिलना जरूरी है। पुरस्कृत करना, वो दूसरे को पुरस्कृत करे। अनुशासन व नियंत्रण, स्वयं भी दिखाए और दूसरे से भी अपेक्षा की जाएगी फिर तो, है ना। तो ये प्रभावपूर्णता को बढ़ाने का तरीका है। क्या क्या बोला मैंने, प्रभावपूर्णता को बढ़ाने का, प्रोत्साहन करना, घुलना मिलना, पुरस्कृत करना और अनुशासन और नियंत्रण, ठीक है जी। इसके बाद अगला हम देखते हैं सहयोग करना। अब सहयोग तो देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहयोग विकसित करना, सहयोग देना भी है जी और लेना भी है, ठीक है। सहयोग सबको साथ मिल करके तो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो सहयोग तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो सहयोग करना, ठीक है ना, या प्रेरित करना, कर्मचारियों को उनका श्रेष्ठ देने के लिए मदद करना, ठीक है। इसके बाद वातावरण, हाँ वातावरण भी है। कैसा वातावरण होगा उससे बहुत असर पड़ता है कि कैसा रिजल्ट निकलता है। तो सुखद वातावरण होना चाहिए। वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि खुशी खुशी से क्या किया जा सके, काम किया जाए, समय पर मतलब समय व धन का न्यायपूर्ण उपयोग हो सके। इसलिए वातावरण को सुखद बनाने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो MCQs नोट्स वगैरह हैं ये SS स्टडी पॉइंट वाले, जिन्होंने कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये 8979904843 ये नंबर है इनका, 8979904843। ये SS स्टडी पॉइंट वाले जो हैं इन लोगों के पास MCQs की, इन्होंने मुझे बताया कि 3000 से ऊपर इनके पास MCQs का कलेक्शन है और कुछ ऐसे वीडियोस भी तैयार किए हुए हैं। कुछ मुझे भी इन्होंने 1-2 वीडियोस के लिए कहा था तो मैं फिर खैर बहुत ज़्यादा बना नहीं पाया, लेकिन इन लोगों ने मेहनत की हुई है। तो अगर आप आखिरी दौर पे इन MCQs वगैरह की सीरीज़ का रिविज़न करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 महीना ही बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको हर एंगल से अपनी तैयारी को पुख्ता कर लेना चाहिए। तो एक बार आप इनसे चर्चा करके देख सकते हैं। यदि कोई प्रभावशाली नोट्स अगर ये दे रहे हैं तो आप उनको तैयारी के लिए अपने शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद, लगे रहिए। इस बार प्रिंसिपल का मौका कतई आपके हाथ से ना छूटने पाए। मेरा सब लोगों को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।